हेलो दोस्तों। मेरा नाम मोहित है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक डरावनी कहानी जो रविंद्र के साथ हुई थी। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि रविंद्र ने किस भयानक अनुभव का सामना किया। तो चलिए शुरू करते हैं रविंद्र की इस भूतिया कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। काली पहाड़ी का रास्ता हमेशा से लोगों को बेचैन करता था, क्योंकि वहां हवा भी ऐसे बहती थी जैसे किसी पुरानी याद को उठाकर फिर जमीन पर पटक देती हो। अनजानी फुसफुसाहटें सूखे पत्तों की तरह हर मोड़ पर बिखरी रहती थीं, और रात होते ही पहाड़ी अपने भीतर कुछ ऐसा खोल देती थी जिसे इंसानों को नहीं देखना चाहिए। वहां के गांव वाले उस रास्ते से दूरी बनाकर रखते थे। वे कहते थे कि काली पहाड़ी पर किसी समय बहुत पुराना श्मशान था और उसकी राख आज भी हवा में तैरती है। पर सच कौन जानता है? डर की बातों में सच और झूठ की सरहदें हमेशा एक दूसरे में घुली होती हैं। गांव का एक लड़का था, नाम था रविंद्र। 20 साल का मजबूत लड़का, पर उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा की चिंगारी रहती थी। गांव वाले जितना काली पहाड़ी का नाम सुनकर पीछे हटते रविंद्र उतना आगे बढ़ने का सोचता, और उस शाम उस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। जब उसे पता चला कि पहाड़ी के ऊपर के पुराने खंडहर में किसी रात अजीब आवाजें गूंजती हैं, आवाजें जैसे कोई आदमी नहीं, कोई और दुनिया की चीख हो, और रविंद्र उन आवाजों का राज जानने निकल पड़ा। हवा में एक ठंडक थी, मगर वह ठंडक मौसम की नहीं थी। जैसे किसी बिना चेहरे वाली परछाई ने हवा को अपने हाथों में कैद कर लिया हो। पेड़ों की डालियां बेमन से हिल रही थीं, और नीचे जमीन पर सूखे पत्ते ऐसे पड़े थे जैसे किसी को दफनाकर वापस छोड़ दिए गए हों। रास्ते में पथराई मिट्टी थी जिसमें कई जगह गहरे निशान थे, इंसानों के नहीं, किसी भारी चीज के रेंगने जैसे निशान। मगर रविंद्र उन पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे अंधेरा पहाड़ी को निकलता गया, और उसके भीतर एक अजीब सा मौन उतर आया। ऐसा मौन जिसमें अपनी ही सांसें ज्यादा तेज सुनाई दें और हाथों की धड़कन कानों में बजने लगे। रविंद्र अब खंडहर के बिल्कुल पास था। टूटी पत्थर की दीवारें काली और भीगी हुई थीं, जैसे सदियों से कोई रो रहा हो। दीवारों पर उभरी काई उंगली जैसी लगती थी, जो किसी भी वक्त तुम्हें पकड़ सकती हो। जैसे ही रविंद्र दीवार के उस पार पहुंचा, उसे लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। कानों में कुछ चुभने लगा। दूर कहीं से एक बेहद धीमी गहरी आवाज आती महसूस हुई। वह आवाज इंसानी नहीं थी, वह किसी थकी हुई आत्मा की सांसें लग रही थीं, जो अपने सीने में दबी आग को बाहर निकालना चाहती हो। रविंद्र का पैर खुद रुक गया। उसका गला सूखने लगा, पर उसके भीतर की जिज्ञासा उसकी रीढ़ पर चढ़ते डर को दबाती रही। खंडहर के बीच एक अजीब खुला आंगन था, और उसके बीचों बीच पड़ा था एक बड़ा पत्थर जिसका रंग काला लाल था, जैसे उस पर कभी आग जली हो और फिर वो आग बुझी न हो। पत्थर के पास जाते ही जमीन पर बिखरी राख उसके पैरों से चिपकने लगी। राख इतनी ठंडी थी कि लगा जैसे किसी मृत शरीर की त्वचा को छू रहा हो। तभी पीछे से हवा का एक झोंका आया, मगर हवा का झोंका ठंड नहीं, गर्मी लेकर आया। जैसे कोई जलता हुआ चेहरा रविंद्र की गर्दन के पास आकर सांस ले रहा हो। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा जो फैलकर बड़ी सी परछाई बन गया था। और उस परछाई के भीतर दो हल्की चमक दिखाई दी, जैसे कोई आंखें हों, पर आंखें किसी जीव की नहीं, किसी भूखे अंधेरे की। रविंद्र पीछे हटना चाहा, मगर तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ को पकड़ लिया हो। पकड़ कोमल नहीं थी, वह किसी जली हुई उंगली की तरह थी, जिसमें चिपकी राख धीरे धीरे त्वचा में उतर रही थी। रविंद्र ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ा लिया और गहरी सांस ली। उसकी सांस कांप रही थी, जैसे गले में किसी की उंगलियां अब भी अटकी हों। उसने सोचा वापस लौट जाना चाहिए, पर तभी उसके कानों में एक और आवाज पड़ी, एक टूटे गले वाली आवाज, जिसमें किसी बूढ़ी महिला की पीड़ा थी। आवाज बोल नहीं रही थी, बस
अपने भीतर घुटकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह आवाज आंगन के बाईं ओर की दीवार के पीछे से आ रही थी, जहां एक टूटा दरवाजा आधा लटका था। दरवाजे के लकड़ी के टुकड़ों पर उभरे कटाव ऐसे लगते थे जैसे किसी ने नाखूनों से धड़ाधड़ खुरचा हो। रविंद्र धीरे से आगे बढ़ा। दिल अब सीने में नहीं, कानों में सुनाई दे रहा था। जितना आगे जाता, आवाज उतनी साफ होती जाती। और फिर उसने देखा, अंदर एक लंबा संकरा कमरा था और उस कमरे की दीवारों पर कई काले हाथों के निशान फैले हुए थे। वे सब एक ही दिशा में बने थे, जैसे कमरे से कोई बाहर भागना चाहता था मगर बाहर नहीं निकल पाया। और कमरे के अंदर की मिट्टी अजीब तरीके से गोलाकार दबाई हुई थी, मानो किसी भारी चीज को कई बार घसीट कर रखा गया हो। रविंद्र कमरे में पहुंचा और उसके पांव जैसे जम गए। कमरे के बीच में कोई था, दुबका हुआ, झुका हुआ, मगर पता नहीं वह कौन सा जीव था। वह इंसान जैसा था, पर उसके शरीर पर मोटी काली राख की परतें चिपकी थीं। उसकी पीठ हिल रही थी, जैसे वह रो रहा हो या अपने भीतर किसी चीज को संभाल रहा हो। रविंद्र ने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी वह आकृति कांपी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी गर्दन मुड़ी तो आवाज आई, जैसे कोई हड्डी वर्षों बाद हिली हो। और जब वह पूरी तरह मुड़ा तो रविंद्र की सांस रुक गई। उस आकृति का चेहरा नहीं था। चेहरा पूरी तरह राख से ढका था। राख पर कई उभरे गड्ढे थे। चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काली जगह थी जहां से कुछ बहता हुआ सा दिख रहा था। और फिर उस आकृति ने कुछ फुसफुसाया। फुसफुसाहट धीमी नहीं थी, वह सीधे रविंद्र के भीतर उतर गई। उसमें दर्द था, घुटन थी, और वह कह रही थी कि यहां कोई नहीं लौटता। जो भी आता है वह बस राख बन जाता है। और उस एक पल में रविंद्र को महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो, जैसे इस जगह के नीचे कई हाथ अभी भी रेंग रहे हों, कई आंखें खुलने को तैयार हों। और तभी कमरे की मिट्टी हल्की सी उभरी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और दरवाजा, जो हवा से भी नहीं हिल रहा था, वह धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। और बाहर की हवा अचानक थम गई।